हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 4 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपको डेली शाम को 8 बजे प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है? तो देखिए, मोटर कारों के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो देखिए, इसमें नियम लागू होता है, पास्कल का नियम लागू होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक इसको हम द्रव चालित ब्रेक भी कहते हैं। क्योंकि द्रव चालित ब्रेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बल लगता है वो किसी द्रव के माध्यम से लगता है। ठीक है, और वो द्रव कौन सा यूज होता है प्राय? तो देखिए, प्राय जो इसमें द्रव यूज होता है वो है एथिलीन ग्लाइकोल नामक के एक द्रव यूज होता है। और इस द्रव के कारण उसमें जो है बल उसमें लगता है पूरे इस ब्रेक में। ठीक है, देखिए पास्कल का नियम क्या कहता है, जिस नियम के अकॉर्डिंग इसमें जो ब्रेक में ये हाइड्रोलिक ब्रेक में जो नियम कार्य करता है वो है पास्कल का नियम। और ये नियम क्या कहता है, किसी भी द्रव में किसी भी द्रव के जो है किसी भी स्थान पर हम कोई दाब लगाते हैं तो वो दाब बिना कम हुए समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। ये पास्कल का नियम कहता है और इसी नियम पर आधारित है ये हाइड्रोलिक ब्रेक, या हम इसको कहते हैं द्रव चालित ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो गुब्बारे हैं पहले कैसे होते थे और अब कैसे हैं। तो देखिए, पहले के गुब्बारे में जो हीलियम नहीं भरा जाता, लेकिन अब जो है गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है ताकि वो हीलियम गैस क्या होता है, वायु से हल्की होती है जिसके कारण वो हवाओं में आसमान में उड़ने लगती है। ठीक है, तो इसलिए हीलियम गैस गुब्बारों में भरा जाता है क्योंकि वो हवा से इनके वायु से हल्की होती है। ठीक है, और देखिए हीलियम गैस के बारे में आपको बता दूं कि हीलियम गैस एक जो है नोबल गैस के रूप में जाना जाता है और एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन ये जो है इनकी नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है, हीलियम। और देखिए, ये जो एक तरह से वायुयान के टायर में भरा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान के टायर में कौन सा गैस गैस भरा जाता है। उसका भी यही रीज़न है ताकि वो हल्की हो और आसमान में जो है वायुयान को उड़ने में इसमें मदद मिले। ठीक है, एक तरह से इसलिए। और इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो गोताखोर हैं वो अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को जो है भरकर अपने साथ ले जाते हैं गोताखोर समुद्र में, गहरे समुद्र में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हीलियम के कुछ उपयोग हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो देखिए, यहाँ पे मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकी घ्राणेंद्रिय पाली। इनकी देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंटिकुलर लोब कहते हैं। और देखिए, ये हमारी एक तरह से सूंघने की जो क्षमता है उसको नियंत्रित करता है, लेंटिकुलर लोब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो देखिए, विद्युत मोटर ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए फैराडे के नियम के अनुसार ये काम करता है विद्युत मोटर। और देखिए, विद्युत मोटर से क्या होता है, तो देखिए ये एक तरह की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब ये जो फैराडे का नियम है जो विद्युत मोटर पे काम करती है, ये नियम क्या कहता है, इसका जो चुंबकीय प्रेरण नियम है फैराडे का, तो ये क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी कि किसी परिपथ में उसका जो विद्युत वाहक बल होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, देखिए ये एक भौतिक राशि होती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। और ये क्या होता है कि जो एक ऐसे जैसे किसी भी तल हो गया, जैसे कि किसी चालक की तार हो गया या कुंडली हो गया, यानी कि किसी भी तल से होकर गुजरने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स के जो क्षेत्र है उसका एक संपूर्ण परिमाप ही हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र का जो है संपूर्ण परिमाप है। ठीक है, एक तरह से ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वो है वुल्फिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
और रेफ्लेसियस ये सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। वुल्फिया छोटा है और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। कमल आपको पता होगा कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। अगर आप कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम की, तो उस स्टेट का जो है पुष्प का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, उस स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में यूपी का जो राज्य पुष्प है उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। और देखिए कि ये जो रेफ्लेसिया है, जो हमने बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और ये कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में के जंगलों में ये पाया जाता है। रेफ्लेसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग खाना बनाने वाली ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए एलपीजी, हम पता ही है कि जो सिलेंडर हमारे घर में आती है वो एलपीजी गैसेस होती है। इसके अलावा बायोगैस, कोयला, इन सारी चीज़ को जो है हम देखते हैं कि खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सीएनजी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और ये देखिए कि एक तरह से प्राकृतिक रूप में यानी कि नेचुरली ये पाया जाता है और ये ज्वलनशील गैस होती है। इसको अधिक दाब में रखने पर देखते हैं कि हम ये एक तरह का तरल पदार्थ बन जाता है, ठीक है। मिट्टी के नीचे जो बहुत सारे पुराने जो अधिक दबाव के कारण ये एक तरह से तरल पदार्थ बनते हैं और जिसको हम एक तरह से देखते हैं कि ये सीएनजी के रूप में हम यूज़ करते हैं। और इसमें देखिए इसके जो मेन जो कंपोनेंट है वो कौन सी है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन। कई बार ये भी चीज़ पूछ लेते हैं कि सीएनजी के जो जो मेन कंपोनेंट है, अवयव है, वो कौन सा है, वो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ठीक है। और ये मेनली डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, इन दोनों के जो इंजन है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। लेकिन ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो देखिए एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी हमारे आंख से किसी वस्तु की होनी चाहिए, तभी हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इसको ही हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी कि देखिए कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की जो दूरी है, जहाँ तक हमारी आँख देख सकती है, उसमें हम ये एटलीस्ट ये देखेंगे कि वहाँ तक हमारी आँखें स्पष्ट रूप से देख सकती है। लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो हम उसको अच्छे से नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स टाइम का आविष्कार किसने किया। तो देखिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स टाइम का जो आविष्कार किया था, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। देखिए सैंडफोर्ड फ्लेमिंग एक स्कॉटिश कैनेडियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1879 में इसका जो है प्रस्ताव पारित किया था और इन्होंने पूरे दुनिया को 24 समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में इन्होंने डिवाइड किया था और प्रत्येक जो है जो पार्ट को उन्होंने 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में इन्होंने बताया कि ये इसकी जो है अलग अलग जो है डिग्री होगी और वो 15 डिग्री प्रत्येक लॉन्गिट्यूड की होगी। इतने डिस्टेंस पर ये लॉन्गिट्यूड होगी। आप लोगों ने देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है ये अपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा और वहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो देखिए जल का अपचयन यानी कि रिडक्शन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, वो है H2, ठीक है। तो देखिए अपचयन क्या होता है, तो देखिए अपचयन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं किसी भी तत्व या यौगिक में क्या होता है कि विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक के जो ऋणात्मक परमाणु का जो अनुपात है वो कम हो जाता है। यानी कि धनात्मक चीज़ों का बढ़ना या ऋणात्मक चीज़ों का जो है अनुपात कम होना, ठीक है। इसको ही हम रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडा, हमने देखा कि जो अंडा है एग, वो मृदु जल यानी कि नरम जो पानी होता है उसमें डूब जाता है, परंतु नमक के शांत रहने के कॉन्सेंट्रेट घोल में वो तैरने लगता है। देखिए इसका क्या रीज़न है। देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार जो है हम उसमें रीज़न ढूंढ नहीं पाते कि इसमें क्या रीज़न होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो नमक के पानी का जो घनत्व है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है और इसीलिए ये नमक के जो सांद्र पानी में अंडा तैरने लगता है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे हमने बताया था कि जो स्टील की गोली है वो पारे में क्यों तैरती है। तो इसका एक ही रीज़न है, जो जो विरल माध्यम है और सघन माध्यम है, ठीक है। तो देखिए कि हमेशा विरल चीज़ें जो है सघन चीज़ों पे ऊपर तैरती रहेगी। कल हमने ये निष्कर्ष निकाला था। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए और आपको हर चीज़ एक एक चीज़ में अच्छे से बारीकी से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से
ध्रुवीय यानी कि पोलर वेक्टर है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा ध्रुवीय वेक्टर है यानी कि पोलर वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि विस्थापन जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यानी कि बल, ये दोनों हमारे ध्रुवीय वेक्टर हैं। अब देखिए ध्रुवीय वेक्टर यानी कि पोलर वेक्टर होता क्या है, तो देखिए एक एक भौतिकी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो पोलर वेक्टर है एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसी जो है राशि है जो संकेत को उलट देता है। जैसे हम जिस प्रकार हम देखते हैं जो त्रिज्या वेक्टर है वो एक तरह से जो है संकेत को उलट देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ध्रुव वेक्टर क्या होता है, ध्रुवीय वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो देखिए शरीर के कौन से हिस्से से जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो देखिए हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो पाचन की क्रिया जो सबसे पहले स्टार्ट होती है वो मुंह से स्टार्ट होती है और यहीं से ही प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो जो डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम में हम देखते हैं कि मुंह से लेकर जो हमारा गुदा होता है वहाँ तक ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फैला होता है। ठीक है, उसमें देखिए कि यहाँ से जो है पाचन क्रिया स्टार्ट होती है फिर और एंड तक, यहाँ तक ये पूरे छोटी आंत बड़ी आंत से लेकर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए कई बार हमने सुना कि इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो कई बार इस तरह की कोई क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है, तो देखिए कि ब्लड प्रेशर क्या है, एक तरह से यह हृदय के पंपिंग फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हृदय के पंपिंग फंक्शन और धमनी की दीवारों के प्रतिरोध के फलस्वरूप रक्त पर दबाव की मात्रा है। तो यानी कि एक तरह से हम देखते हैं कि जो जो पंपिंग फंक्शन है और जो धमनी की दीवार है उसमें हम देखते हैं कि जो रक्त का दबाव वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जो हमारी जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य मनुष्य में ब्लड प्रेशर की, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों का कमेंट्स, सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मैंने देखा कि कल मैंने क्वेश्चन जो पूछे थे सभी ने इसका राइट आंसर दिया और थैंक यू सो मच फॉर कि आप लोगों ने ये सारे आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही गाढ़े अम्लीय यानी कि एसिडिक विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पीएच मान जिसको हमने बताया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, और कल भी मैंने बताया इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी चीज़ की एल्कलिनिटी और एसिडिटी को बताता है पीएच वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कि बहुत ही अम्लीय यानी कि एसिडिक विलयन का जो पीएच मान कितना होता है, तो ये 0 से कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 0 से कम होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिया है, यहाँ पे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड का पीएच मान कितना है, तो 73 से लेकर 75 तक होता है। टीयर का हो गया, सलाइवा का, यूरिन का, कॉफ़ी, बियर, वाइन। इसको एक बार पॉज करके आप लोग जरूर याद कर लीजिए, कई बार यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए टेटनस जब रोग होता है तो कौन सा अंग हमारे प्रभावित होते हैं, तो देखिए ये है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम को जो है ये टेटनस रोग प्रभावित होता है। देखिए टेटनस के रोग जो है जब होता है तो देखिए कि किसके कारण होता है, ये रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया के से जो घाव होता है उसके कारण ये होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कोई पुरानी कील या जंग लगी हुई चीज़ अगर उससे अगर कट जाती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ये टेटनस रोग होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिया है कि ऐसे रोग उससे हमारी कौन से शरीर के अंग को प्रभावित होता है। जैसे ट्राइकोमा हो गए, इससे आँख को प्रभावित होता है। जो टाइफाइड है वो हमारी आंतों को प्रभावित करती है। पीलिया हमारे जिगर को, अल्जाइमर रोग हो गया दिमाग को, और डिप्थीरिया ये हमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यकृत यानी कि लीवर द्वारा निकलने वाले वाइल जूस का क्या काम होता है। तो देखिए वाइल जूस होता है उसका क्या काम होता है, देखिए हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो देखिए बाइल जूस का बहुत ही अच्छा काम होता है कि ये हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। और देखिए बाइल जूस क्या होता है, देखिए कि ये हमारे लीवर से निकलने वाली जो पीले रंग का एक जो है रस होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये हमारे शरीर की जो वसा को जो है उसको तोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका काम जरूर ध्यान रखेंगे, ये वसा को जो है शरीर में तोड़ने का काम करता है। और देखिए पित्त में जब हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है तो बहुत सारे जो परेशानी होती है तो इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सेरिबेलम जो हमारी जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं और उसके बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये हमारी मांसपेशियों का संचालन पर नियंत्रित करता है
और शरीर को संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2 ये काम करता है, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है और ये मांसपेशियों के संचालन पर नियंत्रित करता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना कि श्वसन मापन यंत्र यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये एक तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरोमीटर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटोमीटर और ऑक्सीजनोमीटर क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीजनोमीटर हमारी देखिए कि जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ को मापा जाता है ऑक्सीजनोमीटर से। ठीक है, और यहाँ पे पोटोमीटर क्या होता है, ये वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, जो हमारी जो वेपोराइजेशन होता है उसकी जो दर है उसको जो है मापने का काम करता है पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए कुल गैसों की संख्या होती है यहाँ पे जो है 11 होती है। और देखिए कल ही मैंने बताया था कि जो आप लोगों से मैं पूछा भी था कि इसमें जो है आवर्तों की संख्या 7 होती है और जो समूह की संख्या होती है इसमें 18। और इसको जो मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया और पहले स्थान पर देखा गया था हमें हाइड्रोजन रखा गया। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे जो हल्की गैस कौन सी होती है वो है हीलियम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि हीलियम हल्की गैस होती है, इसलिए बैलून में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो देखिए हमारे शरीर के जो वजन का कितना प्रतिशत हमने देखें कि यहाँ पे जो ब्लड होता है शरीर में, तो वो ये 7%, लगभग 7% हमारे शरीर के वजन का जो है ये प्रतिशत होता है रक्त। ठीक है, और देखिए रक्त के बारे में जब भी बात आती है तो 2-3 चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो मनुष्य के खून का रंग लाल क्यों होता है, ये आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, लेकिन देखिए हीमोग्लोबिन के अंतर्गत क्या होता है, जो लाल रंग का एक घटक होता है जिसको हम हीम कहते हैं, और ये हीम का काम क्या होता है, रक्त प्रवाह के साथ ऑक्सीजन को लाना ले जाना इसका मेन काम होता है। ठीक है, तो देखिए जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन के कारण हम देखते हैं कि ये जो घटक होता है हीम, उसके कारण ही ये लाल रंग होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा अंग है जहाँ से कहाँ से जो है एक तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। तो ये हमारे यूरिन के द्वारा नाइट्रोजन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्य यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए ये जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है उसको मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। आप देख रहे होंगे इस फिगर में, ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, और अभी हमने बात की थी कि जो है ये सेरिबेलम की बात की थी, तो वो यहाँ पे देख रहे होंगे आप सेरिबेलम। ठीक है, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। तो देखिए कौन सी ऐसी जो हमारी ब्रांच है साइंस की, उसमें शरीर के ऊतक यानी कि टिश्यू और द्रव के बारे में स्टडी होती है, तो वो है पैथोलॉजी। ठीक है, देखिए फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी कि औषधि के बारे में। और पीडियाट्रिक्स में देखिए कि ये एक तरह से बाल विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बच्चों के जो उनकी विकास के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। और फिजियोथेरेपी एक तरह की एक जो है ब्रांच है जिसमें थेरेपी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए अगर जब भी किसी द्रव में कोई भी अशुद्धियाँ मौजूद होगी तो उसका जो क्वथनांक क्या होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वथनांक होता क्या है, तो देखिए कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी पदार्थ जो है वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। तो अगर किसी पदार्थ में किसी द्रव में हम देखते हैं कि अगर अशुद्धियाँ होगी तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारा का मुख्य अयस्क क्या है। तो देखिए पारे का जो मुख्य अयस्क होता है वो है सिल्वर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पारे का मुख्य अयस्क सिल्वर होता है। देखिए पिंच ब्लेंड बॉक्साइड ये क्या है, देखिए पिंच ब्लेंड ये देखते हैं कि एक तरह का ये रेडियम का जो है ये अयस्क है, और बॉक्साइड आपको पता होगा एल्युमिनियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो बॉक्साइड किसका ये अयस्क है। ठीक है, कई बार पूछा गया। और देखिए लिथियम सबसे हल्की धातु, ये कई बार चीज़ें पूछा गया, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।